नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर की गई। ये जनहित याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 10 जून को राजधानी में मंदिरों पर हमले के साथ साथ एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया। याचिका में इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। याचिका में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र भी किया गया। याचिका के माध्यम से ये बताया गया है कि इन्हीं दोनों संगठनों के समर्थन से राजधानी रांची में हिंसा को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत 9 लोगों को इसमें पार्टी बनाई गई और याचिका में जिन 9 लोगों ने पार्टी बनाई थी उनमें झारखंड के मुख्य सचिव डीसी रांची, एसएसपी रांची, निदेशक एनआईए, निदेशक ईडी, निदेशक आयकर विभाग, यास्मीन फारूकी महासचिव और एसडीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी के नाम भी शामिल हैं। रांची में 10 तारीख को हुए जो राइट्स और आर्सन है उसमें एसडीपीआई, फिर वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एआईएमआईएम के अध्यक्ष मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एसडीपीआई की जनरल सेक्रेटरी और अन्य जो भी लोग हैं कॉन्स्पिरेटर्स, स्पेशली जो एकरा मस्जिद है उसके इमाम, जो पूर्व में भी 307 के एक्यूज्ड हैं, उनके विरुद्ध में एनआईए जांच करे। और राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले में अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 155 की पहचान कर उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जबकि पहचान के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 28 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हिंसा की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर ने भी डेली मार्केट एरिया में जांच की और एक एक चीज को बारीकी से परखा है। वहीं राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की घटना के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। रांची की सामान्य होती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जगहों पर छूट भी दे दी। आज सुबह से ही रांची की सड़कों पर पहले के मुकाबले ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कोमल बहल। इस वक्त हम मौजूद है रांची के मेन रोड में, जहाँ पे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का परिचालन जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। यानी कह सकते हैं कि रांची की स्थिति जो है डेली मार्केट की और मेन रोड की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले बेहतर होती चली जा रही है, सुधरती जा रही है। लोगों की हलचल जो है सड़कों पर वो भी बढ़ती जा रही है। यानी गहमा गहमी एक बार फिर से रांची के मेन रोड में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जिला प्रशासन के जो पुलिस फोर्स है, जवान जो है वो अभी भी जो है यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन स्थिति जो है चूँकि धीरे धीरे स्थिति जो है वो बेहतर करनी होगी, तो उसी को लेकर के जहाँ कल तक 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक दुकानों के खुलने की बात थी, तो वहीं अब इस टाइमिंग को जो है 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। यानी आज से जो दुकानें हैं सुबह के 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुल सकेगी। हालांकि अभी भी 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद कुछ छूटें जो हैं, कुछ छूट जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लोगों को दी जा रही है, ताकि स्थिति जो है वो सामान्य हो सके। और बात अगर हम दुकानों के बंद होने की करें तो दुकानों के बंद होने से लगभग करोड़ों रुपए के व्यापार को जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाधा पहुंचा है। तो अब वो चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट ना हो, इसे लेकर के ज़िला प्रशासन की तरफ से स्थिति जो है लगातार नॉर्मल करने की कोशिश जो है वो ज़िला प्रशासन की ओर से की जा रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में हुई हिंसा पर राज्यपाल रमेश बैस ने प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया और 10 जून और उसके बाद हुई घटनाओं पर पूरी जानकारी मांगी है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। राज्यपाल ने अधिकारियों से वो सवाल पूछे जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। आप भी देखिए कि वो 10 सवाल क्या कुछ है। सबसे पहले सवाल नंबर 1, प्रस्तावित घटना, धरना, प्रदर्शन, जुलूस के बारे में प्रशासन के पास क्या जानकारी थी? सवाल नंबर 2, आपने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी थी?
और सवाल नंबर 3, आपके पास आईबी, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच ने क्या क्या इनपुट दिए? ये तमाम सवाल राज्यपाल रमेश बैस ने पूछे। सवाल नंबर 4, जुलूस के संचालन के दौरान कितने सुरक्षाकर्मी और दंडाधिकारी वहां पर उपस्थित थे? सवाल नंबर 5, आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया? और सवाल नंबर 6, आपने वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये तमाम चीजें जब हो रही थी उस वक्त इन चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। और सवाल नंबर 7, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? और सवाल नंबर 8, पुलिस अधिकारी और जवान हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं पहने थे? जो जवान वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपने लिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं लिया? और सवाल नंबर 9, प्रदर्शनकारियों की पहचान कीजिए और मुख्य चौराहों पर फोटो चस्पा कीजिए। सवाल नंबर 10, क्या अफवाह फैलाने वालों की अब तक पहचान हो पाई है? और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने के मामले में आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने लालू की याचिका पर मंजूरी देते हुए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने विदेश जाना चाहते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर जेल से बाहर हैं और वो पटना में अपने परिवार के साथ रह रहे। लालू ने सीबीआई की विशेष अदालत में जब पासपोर्ट को रिलीज करने की गुहार लगाई थी और याचिका में उनकी ओर से यह कहा गया है कि वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन बेहतर इलाज बेहद जरूरी है। इसके लिए वो सिंगापुर जाना चाहते हैं और इसलिए उनका पासपोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र रिलीज कर दिया जाए ताकि वो इसका रिन्यूअल करा सके। कोर्ट ने रिन्यूअल की भी मंजूरी दे दी है। और झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को दबाव की राजनीति बताया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीपी सिंह ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस वक्त जमानत पर है। ऐसे में कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ गया है। भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचार के बारे में ईडी पूछताछ न करे, ईडी पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए अपने पार्टी के लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 10 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ये बात सामने आई है। 18 महीने में भर्तियां की जाएंगी और इतना ही नहीं, सभी मंत्रालय में भर्तियां होंगी। बिहार में इस वक्त 3.5 लाख पद खाली हैं और ये वाकई खुशी की बात है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत 10 लाख पदों पर नौकरी दी जाएगी, भर्तियां ली जाएंगी। और इस वक्त युवाओं के लिए ये एक बेहद ही अच्छी खबर है। जो बेरोजगार हैं, मोदी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। 3 बेटियों को जन्म देने वाली मां खीरिया सास और ससुर के नजर में कसूरवार इसलिए बन गई क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया, जबकि सच तो यह है कि बेटा हो या बेटी वो दोनों ही समान हैं और इन सब में कुदरत का ही सिर्फ हाथ होता है। इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में कुछ वैसे परिवार हैं जो सिर्फ बेटियों को जन्म देने वाली मां को तौहीन की दृष्टि से देखते हैं, मानो उस मां ने कुछ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह से सामने आया है, जहां 3 बेटियों को जन्म देने वाली मां खीरिया देवी जब सास ससुर के ताने सुनकर विचलित हो गई और उनसे उलझ बैठी तो ससुर ने मौके पर ही कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी से लैस ससुर ने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए बहू पर तब तक लगातार वार किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बहू को मौत की नींद सुलाने वाले ससुर इतवारी मंडल का अगला निशाना खीरिया के 3 मासूम बेटियां थी, लेकिन ऐन वक्त पर पड़ोस के लोग पहुंच गए और 3 बेटियों को वहां से निकालकर अपने घर लेकर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुल्हाड़ी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर किसवारी सिबरा टोला का घटना है। इतवारी मंडल अपनी बहू को जो है सो देखिए टांगी के धारदार हथियार से
और मर्डर कर दिया है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए 3 बच्चे हैं, उनके पति जो है बम्बई में अभी काम करने के लिए गए रोजगार के लिए। वहीं गढ़वा में मामूली विवाद में एक महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने सोमवार को मेराल थाने में आवेदन देकर पड़ोसियों पर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला को पड़ोसी लाठी डंडे से पीट रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है, जिसकी जांच कर रही है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार महिला को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है और इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है ताकि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे 2 युवक वहां पर मौजूद हैं और हाथ में डंडे लेकर जोरदार पिटाई महिला की करते नजर आ रहे हैं। और झारखंड में कई जगहों पर तेज बारिश और आंधी से तबाही हुई। लातेहार में आकाशीय बिजली गिरने से 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चियां झुलस गई है। परिजनों के मुताबिक सभी बच्चियां गांव के फुटबॉल मैदान किनारे जामुन खाने गई थी, जहां तेज आंधी और बारिश में फंस गई थी। बारिश से नुकसान की दूसरी घटना पाकुड़ में हुई, जहां तेज आंधी में कई पेड़ धराशायी हो गए तो झोपड़ियों की छत भी उड़ गई। पाकुड़िया के आसपास में बिजली के खंभों को भी नुकसान हुआ है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकुड़ की वो तस्वीर जहां पेड़ गिरकर धराशायी हो गया और इधर बच्चियां जो जामुन खाने गई थी वो आकाशीय बिजली से झुलस गई। वहीं गढ़वा के रमना प्रखंड को सरकार ने बीज ग्राम गांव घोषित किया है, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण ये बीज ग्राम गांव आज बंदी की कगार पर पहुंच गया। सरकार ने कई सालों से किसानों को भुगतान नहीं किया, जिससे किसान परेशान हैं। आपको बता दें कि यहां के किसानों के फसल पूरे राज्य में भेजे जाते हैं। यहाँ से जैसे सीड ले जाते हैं, बिरसा एग्रीकल्चर से आता है, वो सीड यहाँ से ले जाकर बिहन किया जाता है। उसके बाद एक तरह का जैसे पैदा करके यहाँ पर दिया जाता है। 23 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मिलता है। अभी 1-2 साल से मैंने पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कोरोना काल के चलते। देखिए, हमारे संस्था का काम सीड प्रोडक्शन कराना और सरकार के निर्देशानुसार उसका वितरण करना झारखंड के ही जिलों में, यही काम है। किस नाम से आप ये अपना फॉर्म चलाते हैं? संकल्प किसान विकास केंद्र 20 ग्राम मड़वनिया। इसमें क्या फायदा है किसानों को? किसानों को फायदा है कि एमएसपी से भी 15% ज्यादा रेट में हम किसानों को रेट देते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। और एक बाद अक्टूबर में तो वहाँ सब जो धान का जो फसल लगा था, बल्कि हम वीडियोग्राफ भी लिए हुए हैं, अभी मेरे मोबाइल में होगा, उस सब जो है मतलब हम अपने से देखे थे और उसका सत्यापन किए थे कि भेजे हैं। और 9 जून की सुबह झारखंड की 19 साल की सुप्रीति कच्छप ने 9 मिनट और 46.14 सेकंड में एक नया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल हासिल किया। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कियों की 3000 मीटर दौड़ के दौरान बालमती देवी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई थी। गुमला पहुंचने पर सुप्रीति का भव्य स्वागत हुआ। सुप्रीति की सफलता से जिले का हर एक नागरिक बेहद खुश है, क्योंकि जिस लड़की के पिता की नक्सलियों ने हत्या कर दी, उसके बाद भी इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और आज पूरे जिले का नाम रोशन किया। अपने बुलंद हौसलों के दम पर सुप्रीति ने उस नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। जीत का श्रेय तो सबसे पहले पूरी फैमिली को जाती है। मतलब फैमिली का सपोर्ट है तभी मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और इसमें मेरे जीजा का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनकी वजह से मतलब मैं सबसे पहले नुकरू डिब्बा गई, वहाँ पे मतलब मेरे जीजा ही लेके गए थे, तो फिर वहीं से गेम का स्टार्ट हुआ। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे अब फिलहाल तो अभी मेरा वर्ल्ड कंपटीशन जो साउथ अमेरिका में होने वाला है, उसके बाद 2026 में जो ओलंपिक्स गेम है उसकी तैयारी हो रही है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।